6 अगस्त 1945 सुबह के तकरीबन 7 बजे जापानी सेना को रडार पर दक्षिण में कुछ हलचल दिखाई देती हैं। पहले तो रडार पर काम कर रहे सैनिकों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाते हैं कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा है। जापानी सेना सभी रेडियो कार्यक्रमों को बंद करवा देती है और चारों तरफ खतरे के सायरन बजाना शुरू कर देती है। अगर यहाँ पर जापानी सेना चाहती तो अपने कुछ विमान भेजकर उस अमेरिकी विमान को रोक भी सकती थी, लेकिन 1945 तक आते आते विश्व युद्ध के कारण जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसके पास विमानों को चलना शुरू होता है। इस बम का लक्ष्य हिरोशिमा का अहोई ब्रिज था, लेकिन हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि ये बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल पर जाकर गिरता है। इस बम को धरती पर पहुंचने में 43 सेकंड का समय लगता है। इस बम की शक्ति 15,000 TNT के बराबर थी और जब ये फटा तब तापमान 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आसमान में उड़ रहे एक दूसरे अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट चार्ल्स स्विनी बताते हैं कि उस बम के फटते ही इतनी तेज रोशनी हुई कि मानो सूरज धरती पर आ गया हो। ये विस्फोट इतना भयानक था कि कुछ ही पल में कंक्रीट से बनी इमारतों को छोड़कर धरती पर मौजूद हर चीज धुआं बन गई। जिस जगह विस्फोट हुआ उसके 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर इमारत के शीशे चकनाचूर हो गए। सिर्फ कुछ ही पलों में हिरोशिमा शहर की अधिकतर इमारतें धराशायी हो गई। उस वक्त देखने में ऐसा लग रहा था मानो हिरोशिमा में आग का तूफान आ गया हो। सिर्फ कुछ सेकंड पहले जिस हिरोशिमा की आबादी 2.5 लाख थी, अब वो सिर्फ 1,60,000 ही बची। 80,000 लोग एक ही पल में राख बनकर रह गए। अमेरिकी लड़ाकू विमान एनोला गे के पायलट पॉल टिबेट्स बताते हैं कि ये धमाका इतना खतरनाक था कि विस्फोट होते ही विमान के आगे के केबिन में एक तेज रोशनी फैल गई। ये धमाका इतना तेज था कि इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान में बैठे पायलट्स के दांतों में भी कंपकपी होने लगी। इसी विमान के पिछले हिस्से में बैठे बॉब कैरन ने अपने कोडक कैमरे से उस भयावह मंजर की कई तस्वीरें ली, जिनमें देखा जा सकता है कि विस्फोट के कारण आसमान में बैंगनी बादल बन गए थे और इन बादलों के बीच से मशरूम की तरह दिखने वाला एक बहुत बड़ा सफेद उठने की कोशिश की। तब मुझे महसूस हुआ कि मेरी एक तरफ का हाथ तो मांस का एक टुकड़ा बनकर रह गया था। मैंने जैसे तैसे अपने टूटे हुए हाथ को संभाला। मेरे आसपास मौजूद हर चीज राख हो चुकी थी और मुझे तुरंत अपनी माँ का ख्याल आया, लेकिन मेरी माँ की किस्मत शायद मुझसे ज्यादा अच्छी थी। उन्हें मेरी तरह अपने गले हुए हाथ को नहीं उठाना पड़ा। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। ये बातें बताते हुए फूजियों की आंखों में आंसू आ गए था कि मानो इन्हें हल्का सा छूने पर भी इनका मांस हमारे हाथ में आ जाएगा। ये सभी तड़पते हुए लोग पानी के लिए चीख रहे थे, पर इन्हें पानी भी नसीब नहीं हुआ। हालांकि इस विस्फोट के बाद सुबह के 11 बजे बरसात भी होती है, लेकिन ये बरसात पानी की बरसात नहीं थी, बल्कि ये विस्फोट के कारण उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव पदार्थों की बरसात थी। इस बरसात में जो पानी बरस रहा था वो ग्रीस की तरह काला था। उस वक्त वहाँ पर मौजूद जो भी इंसान इस बरसात के संपर्क में आया उसे स्किन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हुई। कई आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त विस्फोट के तुरंत बाद 80,000 लोगों की जान गई, लेकिन विस्फोट के कारण जो प्रभाव उत्पन्न हुए उनके कारण 60,000 लोग और मारे गए। इसी धमाके में घायल हुए यामागुची बताते हैं कि जब उन्हें होश आया तो उनके सामने कई सारे लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। उन्हें लगा कि वे भी मारे जाएंगे। कुछ समय के लिए अंधी हो गई। अचानक बंकर में एक इतना तेज गर्म हवा का झोंका आया कि मैं एक जोरदार झटके के साथ दीवार से टकरा गई। कुछ ही देर बाद जब मेरी आंखें खुली और मैं बाहर